जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हमारा है मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय इकोनॉमिक्स है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मुद्रा एवं बैंकिंग ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार देखा गया था। ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है हमारा, सार संग्रह बुक का मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, बात करते हैं कोई भी वस्तु की। अगर बात करते हैं कोई भी वस्तु का प्रकार, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण सम्मिलित हो, जो पूरा करने में वह भुगतान करने के माध्यम से सामान स्वीकार करता हुए उसे ही मुद्रा करते हैं। ठीक है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा उन वस्तुओं को करते हैं जो कि कोई भी मूल्य के बदले अवमूल्यन या कहिए कि अभिमूल्यन को वह मुद्रा अदा करता हो, तो हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग उनको अदा करते हैं तो उन्हीं को हम लोग मुद्रा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको। भारत में अगर पूछा है कि सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था, वह कब किया गया था? 1862 में की गई थी कागजी मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, बात करते हैं किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य मतलब फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य मतलब इंस्टीट्यूटिव वैल्यू रहता है, निहित रहती है। वो किसमें? धातु मुद्रा में। धातु मुद्रा जो होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप से, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारत में पहली कागजी मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? 1862 में किया गया। एवं बात करते हैं वह कौन सी मुद्रा है, किस प्रकार की मुद्रा का मूल्य जो कि वह आंतरिक मूल्य की वैल्यू उनका अधिक होती है, जो कि यह क्वाइन मुद्रा होती है, यानी धातु की मुद्रा जो होती है उसमें छापने में अधिक कॉस्ट लगता है। एवं जो कि मुद्रा का जो वैल्यू रहता है, जैसे कि कहिए कि 1 रुपया का जो मुद्रा रहता है, उनका जो मुद्रा कर पूछा जाए धातु का मूल्य 1 रुपया से अधिक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें कि त्वरित प्रकाश प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बात करते हैं विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है तो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। देखिए अभी जितने भी हमारे एनआरआई हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं, जो भी मुद्रा वो कमा के हमारे इंडिया में वो ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? उसको गर्म मुद्रा के नाम से जानते हैं। इनको अंडरलाइन करिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित की बात कर ली हम लोग। ठीक है, स्मार्ट मनी क्या है? इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को। स्मार्ट मनी, व्हाट इज स्मार्ट मनी? ठीक है, स्मार्ट मनी प्लास्टिक मनी को ही हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड एवं बैंकिंग में जो प्रयोग करते हैं, बैंकिंग कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या तो जो भी एटीएम कार्ड होता है उसी को हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन चीज़ों को याद रखिएगा, कॉन्सेप्टुअल है। ठीक है, अगला बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिटकॉइन अगर पूछा है बिटकॉइन क्या है या तो बिट करेंसी क्या है। ठीक है, बिट करेंसी की बात करते हैं तो प्रचलन किसने किया था? तो बिट करेंसी का प्रचलन तारापोची नानामोतो के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन चीज़ों को कि बिटकॉइन का प्रचलन किसके द्वारा किया था, किसने किया था? तो तारापोची नाकामोतो ने वह बिटकॉइन का प्रचलन किया था। एवं बात करते हैं बिट प्रचलन के बारे में। ठीक है, भारतीय रुपया वर्ष 1957 में तक 16 आनों में विभाजित थी। देखिए हम लोग बोलते हैं कि 8 आना, 4 आना, 16 आना, तो आना क्या थी? भारतीय रुपया जो पहले थी 1957 तक यह 16 आना में विभाजित थी तथा इसके पश्चात दशकीय मुद्रा लाई गई। ठीक है, दशकीय मुद्रा लाई गई जिसमें अपनाई गई, जो कि 1 रुपया से लेकर 100 रुपया, जो कि 1 रुपया का वैल्यू उसमें कर दिया कितना? 100 पैसा के बराबर। एवं 1957 तक में जो कि भारतीय मुद्रा का जो मूल्य था, भारतीय मुद्रा का जो मूल्य था 1957 तक, वह 1 रुपया को 16 आना में बांटा गया था। ठीक है, एवं बात करते हैं भारतीय मुद्रा जो कि है आरबीआई कितने भाषा में नोट जारी करते हैं? इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वह 17 भाषा में भारतीय मुद्रा व नोट जारी करते हैं। कौन? आरबीआई। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे बोला जाता है? वो आरबीआई को बोला जाता है। अगला बात करते हैं वह मुद्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करते जाइएगा, जहाँ पर हम इनको वीवीआई कराएंगे उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंट करिएगा। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से एक लाइन बन गई कि 1957 में भारतीय मुद्रा कितने आना में विभाजित थी? तो वह कितने आना में? 16 आना में विभाजित थी। तथा यहाँ से बात करेंगे भारतीय मुद्रा जो कि आरबीआई जो जारी करती है वह कितने भाषा में जारी करती है? ठीक है, तो वह मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य, देखिए बात करते हैं वह मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य जो कि होता है अंकित मूल्य के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड मनी हम लोग किसे कहते हैं? तो कौन सा वास्तविक मुद्रा? मतलब वैसा मनी जिसमें कि छापने या बनाने की उसमें मतलब सब वही उतना ही कॉस्ट लगा हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वही होती है वास्तविक मुद्रा, जो कि हम लोग प्रमाणिक मुद्रा उसको कहते हैं। ठीक है, विशेष आहरण अधिकरण। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार की बात करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करते हैं। एसडीआर क्या है? ये कृत्रिम प्रकार की मुद्रा है। कौन सा? आर्टिफिशियल मनी कौन है? ये विशेष अधिकृत मुद्रा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार की मुद्रा, ठीक है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ हार्ड करेंसी से तत्पर है? वह जिस प्रकार की बात करते हैं वैसी कौन ऐसी मुद्रा है, मतलब मनी है, जिसको कि हम लोग हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं? तो वैसी बताइए कौन सी मनी है? तो जिस मुद्रा की बात करते हैं जिस मनी का विश्व बाजार में आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक हो,
ठीक है, आपूर्ति कम एवं मांग अधिक हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, लोगों में पैसा व मुद्रा का सिक्का मतलब अधिक इन्फ्लेशन बढ़ जाना ही क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। बात करते हैं लोगों के पास जो कि होता है मुद्रा अधिक हो जाती है एवं बैंकों के पास नगद जमा कम हो जाती है, उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम नहीं समझ सकते हैं, आगे डिफिनेशन दी गई है, इनको रिलेट करते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा गुणांक की मनी मल्टीप्लर की बात करते हैं तो भारत में मनी मल्टीप्लर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, वह आरक्षित मुद्रा के रूप में आरक्षित किया जाता है। ठीक है, भारत में मुद्रा गुणांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो वह आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोस्टल ऑर्डर, देखिए इन चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा। पोस्टल ऑर्डर, व्हाट इज दिस पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक पत्र किसके उदाहरण है, यह सभी किनका उदाहरण है, तो यह ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा इनको। पोस्ट ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक जो पत्र इत्यादि जो होते हैं वह कैसी मुद्रा का है, तो वह कैसी मुद्रा का उदाहरण है, वह ऐच्छिक मुद्रा है, मतलब ऑप्शनल मनी का उदाहरण। अगर लोगों के पास मनी नहीं रहता है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं रहता है, तो यह इन्हीं चीज़ों को पोस्टल कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट या तो चेक देकर वह अपनी अदा को मतलब वह अपने कर्ज को अदा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं मनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मुद्रा प्रसार क्या है, से तात्पर्य क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमत होना जो कि यह क्या होता है, मुद्रा प्रसार कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं भारत में सिक्कों की ढलाई किन किन स्थानों पर होता है, तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद होता है। ठीक है, भारत में मुद्रों की जो कि सिक्का होता है तो किन किन राज्यों में ढलाई होता है, तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद। ये जो चीज़ें हैं यहाँ से मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय जारी करते हैं तथा अगर बात करते हैं एक रुपये के नोट कौन सरकार जारी करते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं तथा जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट वह आरबीआई करते हैं। ठीक है, जिस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है वो सभी नोट कौन जारी करते हैं, वह आरबीआई जारी करते हैं। एवं जिन पर रिजर्व बैंक के बात करते हैं, जिन पर वित्त सचिव का जो कि वह बड़े नोट जो होते हैं 1 रुपया के अलावा जितने बड़े नोट होते हैं, अगर बात करते हैं उनको कौन जारी करते हैं, तो वह रिजर्व बैंक जारी करते हैं। जिस पर कि वित्त मंत्रालय का उसमें हस्ताक्षर नहीं होता है तो उन पर वो रिजर्व बैंक जारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में सेट करिएगा। आगे बात करते हैं मुद्रा का स्टैटिक बात करते हैं। मुद्रा का स्टैटिक की बात करते हैं तो गणनात्मक डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया था, ये वैज्ञानिक है एक, और ये व्यक्ति हुए हैं पॉल एंजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, मुद्रा स्टैटिक या गंतव्य कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को करिएगा। तो किसके द्वारा किया गया था, पॉल एंजिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, पॉल एंगिज के द्वारा किया गया था, पॉल एंगिज के द्वारा किया गया था। बात करते हैं भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण। देखिए साख क्या है, ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। साख मुद्रा वो होती है जो कि कागजी मुद्रा को ही साख मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। तथा बात करते हैं ऐसा कोई भी देश अगर वित्तीय व्यवहार में अगर भागीदार होता है तो वह क्या कहलाता है, वह बैंक कहलाता है। तथा बैंक को इसी तरह से संस्थानों में व्यावहारिक गतिविधियां कहलाती है, जो कि बैंक का जितनी भी गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवं अगर कोई भी संस्थान किसी वित्तीय व्यवहार में प्रणाली में अगर वह भागीदार या हिस्सेदार करता है तो उसी को हम लोग बैंक कहते हैं। ठीक है, भाषाई चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें दी जाती है भाषाई चीज़ें तो भाषाई चीज़ों को थोड़ा सा एक बार पढ़ना है और उन चीज़ों को रिलेट करना अपने माइंड में और उनको टिक करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं डायरेक्टली कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंक का विकास भारत नहीं वर्ल्ड के विच इज द कंट्रीज में बात करते हैं, विच इज देन कंट्री इज द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, तो बात करते हैं कहाँ पर किया गया था, नीदरलैंड में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1609 में किया गया था। अंडरलाइन कीजिएगा इन चीज़ों को और याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, वो 1935 में की गई थी। इसके बारे में हम आगे डिटेल और देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, जो कि है बैंक की स्थापना सर्वप्रथम प्रयास का आयोग किस आयोग के द्वारा किया गया था, मतलब भारत में जो केंद्रीय बैंक है सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा प्रयास ये किया गया था कि भारत में कोई केंद्रीय बैंक हो, तो वह किसके द्वारा सर्वप्रथम मतलब कहिए कि प्रयास किया गया था, वह चैम्बरलिन आयोग के द्वारा 1914 में ये प्रयास किया गया था कि भारत में कोई एक केंद्रीय बैंक हो। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देखे गए हैं। ग्रुप डी जैसे क्वेश्चन में एकदम जो कि क्वेश्चन बैंक होते हैं, इसमें बीबीआई करके दिए रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लाइन पे इसमें जो कि बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1921 में की गई थी। अंडरलाइन करिएगा, बीबीआई करिएगा। कोई भी बैंक का राष्ट्रीयकरण या तो स्थापना अपने आप में वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं भारत में विदेशी विनिमय संचयन, बात करते हैं भारत में जो भी विदेशी विनिमय संचयन है, मतलब एक्यू मल्टीपल ऑफ फॉरेंसिक बात करते हैं, एक्यू मल्टीपल ऑफ फॉरेंसिक की बात करते हैं। मतलब भारत में जैसे भारत या अन्य देशों के साथ जो कि मल्टीपल मनी मल्टीपल की अगर वह बात करता है तो वह रेगुलेशन रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये चीज़ें की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक करेंसी नोट छापने का अधिकार होता है, ठीक है। इनको हम समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट को छापने का अधिकार होता है। वह अधिकतर 10,000 की नोट तक वह छाप सकता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रही है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वप्रथम आरबीआई, बात करते हैं आरबीआई के सर्वप्रथम पहला गवर्नर कौन थे? वह सर अर्वेस्टन स्मिथ थे, ठीक है, जो कि वर्तमान में यह बात करते हैं तो शक्तिदान 25 में रहे हैं। एवं करंट के पोर्शन से आप उनको 2026 के अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक में हमारा कंटेंट इतना ही अभी अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के, देखिए अगला लाइन है, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है, ठीक है। मदर ऑफ सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, तो किसे संज्ञा किसे कहा जाती है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर बैंक के संज्ञा दी जाती है, ठीक है। भारत में मुद्रा संबंधित की बात करते हैं। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निर्माण प्रणाली किस पर आधारित है? वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मतलब भारत सरकार यह जारी करती है तो यह सलाह देती है बैंकों को जो कि करेंसी छापती है, तो उनको यह सलाह दी जाती है कि भारतीय मूल्य जो कि मुद्रा होते हैं उनका मतलब कम से कम उस पर कॉस्ट लगाया जाए, जो कि अवमूल्यन एवं आरक्षित करने में उनको कभी कठिनाई नहीं हो, ठीक है। इसीलिए बात करते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली वह अपनाते हैं भारतीय मुद्रा छापने के क्रम में, ठीक है। वो चाहते हैं कि कम से कम खर्च हो, इन चीज़ों को वह राष्ट्रीयकरण में ये शामिल करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं रही थी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा उन चीज़ों को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। न्यूनतम आरक्षित प्रति क्या है, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नोट का निर्गम करने की प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक के कितने बार करते हैं? देखिए अगर भारतीय बैंक अगर एक बार में अगर कितना अगर कहिए कि मतलब निकाल सकता है अपने खाते से, तो 200 करोड़ तक वह एक बार में निकाल सकता है। टिक करने के लिए अगर दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज मत होना है, तो वह 200 करोड़ तक वह निकाल सकता है, ठीक है। बात करते हैं एवं संरक्षित कोष रख सकती तथा 115 करोड़ का मूल्य जो कि सोना, वह अगर सोना की बात करते हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 115 करोड़ का वह सोना का अवमूल्यन कर सकता था, 85 करोड़ की वह राष्ट्रीय मुद्रा में वह विनिवेश कर सकती है, मतलब इंटरनेशनल करेंसी को वह विनिवेश कर सकती है। जो कि हमारे अन्य राष्ट्रों के जो कि हमारे पास आरबीआई के पास जो नोट होते हैं, तो एक बार में अगर राष्ट्रीय नोट्स अगर वो देना चाहेगा अंतर्राष्ट्रीय नोट, तो वह नोट कितना दे सकते हैं? 85 करोड़ तक दे सकते हैं। लेकिन सोना वह कितना एक बार में निकाल सकते हैं? 115 करोड़ वह दे सकते हैं ग्राहकों को। तथा तो इससे बाद में बात करते हैं तो करेंसी की बात करते हैं, तो करेंसी एक बार में कितना दे सकते हैं? तो वह 200 करोड़ तक दे सकते हैं। इन चीज़ों को याद करिएगा, माइंड मैप है ये चीज़ों का, ठीक है। माइंड मैप इसको बना के याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करिएगा इन चीज़ों को, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ठीक है। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, ठीक है। भारत में सिक्के जारी करना एवं उन पर नियंत्रण करना एवं किन क्षेत्रों में कैसी मतलब करेंसी का मतलब विकास करना एवं इत्यादि चीज़ें जो है वह बात करते हैं, तो वह एक मिनट इत्यादि चीज़ देख लिए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यहाँ से पूछा जाता है तो कब की गई थी? प्रथम ग्रामीण बैंक की अगर स्थापना डायरेक्टली पूछा जाए तो कब की गई थी? यहाँ से हम लोग याद करेंगे इनको, 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। अंडरलाइन करिएगा इन चीज़ों को। अबे चंदी आ गया मेरा। हाँ वहाँ सर हो गया, और लाइटिंग का असर हुआ है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, कुछ चीज़ें दिक्कत हो जाती है कभी कभार। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उन चीज़ों को हम लोग रिलेट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है। वाणिज्य पत्र कैसी होती है? निगम
पत्र होती है। एवं बात करते हैं इंद्रधनुष योजना क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष योजना क्या है, व्हाट इज द रेनबो रेगुलेशन क्या है, ठीक है। रेनबो रेगुलेशन क्या है, तो वह बैंकों का वित्तीय सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना लाई गई थी, ठीक है। वह किसके द्वारा लाई गई थी, भारतीय RBI के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। बात करते हैं वर्ष 1911 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, वर्ष 1911 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किस समिति के अनुसंधान पर वह स्थापित किया गया था, तो वह याद करिएगा, तो यह YH मालेगाम समिति के द्वारा यह स्थापित की गई थी। कौन सी है, 2011 में सूक्ष्म संस्थान वित्त समिति का गठन किया गया था, ठीक है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अगर पूछा जाए, भारतीय बैंक के अगर लेखा वर्ष अगर पूछा जाए तो कहाँ कब से प्रारंभ हुआ था, यह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक इनको प्रारंभ रखा जाता है। भारतीय जो कि भारतीय रिजर्व बैंक होता है उनका लेखा वर्ष जो कि होता है मतलब, तो वह कितने होते हैं, 1 जुलाई से लेकर वह 30 जून तक लेखा वर्ष को वह रखते हैं एवं इसके बाद वह अपना डाटा तैयार करते हैं और आंकड़ा वह तैयार करके वह बजट में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। बात करते हैं RBI ने अपने लेखांकन वर्ष जुलाई से लेकर जून तक परिवर्तन कर अप्रैल माह तक किया था एवं इनके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 31 मार्च तक कर दी गई थी, ठीक है। पहले जो था जुलाई से जून था, लेकिन 2020 में इसको 31 मार्च तक कर दी गई। कब से लेकर, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कर दी गई थी तथा 9 महीने की अवधि होना था और उसके पश्चात जो कि है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अब कर दी गई, ठीक है, जो कि रेगुलर कर दी गई है। इनको बढ़ते हैं आगे। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। भारत बैंकों के द्वारा मतलब भारत के बैंकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने से क्या तात्पर्य है, कृषि, लघु आय, छोटे उद्यम और दुर्लभ कार्यों के लिए द्वारा ही प्राथमिक ऋण उनको उपलब्ध कराए जाते हैं व्यक्तियों को, यानी कहिए कि उसमें व्यक्तियों को क्या होता है कि वो हस्तशिल्प योजनाएं उसमें चलाई जा, मतलब कि हथकरघा योजना व्यक्ति चलाया जा सकता है एवं जीवन यापन कर सकते हैं, जिनके द्वारा इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें चलाई जाती है। अगला है हमारा व्यावसायिक बैंक, जो कि बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ठीक है। ट्रेजरी का कार्य करना, जितने ट्रेजरी बिल होते हैं उनका कार्य करना कौन सा है, व्यावसायिक बैंक का होता है तथा वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट करिएगा, वाणिज्यिक बैंक जितने भी होते हैं वह किस प्रकार की सूची में रखा जाता है, वह संघ सूची का विषय है, कौन सा, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय रुपया, बात करते हैं भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल इसका चिन्ह रुपया है तथा जो कि यह डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। यहाँ से कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय रुपया का यानी करेंसी का क्या चिन्ह है, लेकिन यहाँ से ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि भारतीय रुपया का जो सिंबल रुपया की तरह जो कि सिंबल किया गया है इसका डिजाइन करता कौन है, तो वह D उदय कुमार के द्वारा किया गया था, ठीक है। अंडरलाइन करिएगा, इनको इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो नरसिम्हन संबंधित या बैंकिंग संरचना से सुधारों से संबंधित है, कौन सा, नरसिम्हन संबंधित मतलब बैंक में जो भी चीज़ें होती है यानी कहिए कि विभेद चीज़ें होती है एवं दिक्कतें होती है तो उन्हीं को सुधार एवं प्रचलन के लिए ही किसी संस्था का गठन किया गया था, नरसिम्हन समिति के द्वारा गठन किया गया था। तथा बात करते हैं भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन मतलब क्रेडिट करेक्शन का नियंत्रण कौन करता है, तो साख सृजन का कौन करता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण देने का प्रदान किनका कार्य है, देखिए ग्रामीण परिवार के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको डायरेक्टली अगर कोई ऋण देते हैं तो वह किसके द्वारा किया जाता है, वह क्षेत्रीय बैंक को देते हैं उनको तथा भूमि विकास के आधार पर उनको बैंक देते हैं, ठीक है, बैंक ऋण देते हैं उनको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देते हैं। बात करते हैं अगला किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, KCC किससे संबंधित है, ठीक है। KCC अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट फॉर्म में कि KCC किससे संबंधित है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, जिसमें कि उपयोग एवं निवेश जैसे साख उसमें दिए जाते हैं, मतलब किसानों को ऋण दिए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा उनको हम अंडरलाइन कराएंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एक बार पढ़ते जाना है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ये तो पता ही आपको, हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक को 4 मुद्राने में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर वहाँ पर मतलब भारत में 4 जगहों पर मुद्रा बनवाते हैं, कहाँ, देवास जो मध्य प्रदेश में तथा नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक एवं
सालबोनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रकलन में तो मुद्राएं छपाई कहाँ कहाँ किन किन केंद्रों पर करते हैं, तो वह कहाँ कहाँ करते हैं? तो 4 जगहों पर करते हैं, देवास जो मध्य प्रदेश में तथा नासिक महाराष्ट्र में एवं मैसूर कर्नाटक तथा सालबोनी जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो हम 4 चीज़ों का चर्चा किए, ठीक है, इनको VVI करिएगा, ठीक है। बात करते हैं भारत में केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी, ठीक है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? डायरेक्टली इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड क्या है, यह किस बैंक के द्वारा दिया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जाता है सिंपली क्रेडिट कार्ड, जो कि कोई भी व्यक्ति कहिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड या होम लोन इत्यादि जो देते हैं वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसको कि हम लोग सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के नाम से उसे जानते हैं। बात करते हैं भारत में प्रथम बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? वह 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारतीय प्रथम महिला बैंक की बात करते हैं, अंडरलाइन करिएगा, भारतीय प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी, ठीक है। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में वो ऐसा बैंक है जिन्होंने सर्वप्रथम अपना चीन में अपना शाखा मतलब उन्होंने स्थापित की, तो वह भारतीय स्टेट बैंक था, ठीक है। अगला बात करते हैं निजी भारतीय बैंक में से किसने चीन को सर्वप्रथम अपनी शाखा में स्थापित किया था? वह एक्सिस बैंक, तो ठीक है। भारतीय जो कि स्टेट बैंक है, उन्होंने चीन में अपना पहली खाता वह किस बैंक को स्थापित किया था, वह किसको योगदान दिया था? वह एक्सिस बैंक को दिया था, ठीक है। आगे बात करें भारत में सार्वजनिक बैंक टोटल कितने हैं? तो संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। हम लोग कभी कभी डायरेक्टली इसको डाटा याद रखते हैं, भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है, लेकिन कभी ये गौर नहीं करते हैं कि कौन कौन से बैंक को सार्वजनिक क्षेत्रों में रखा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से बैंक है। पहला है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादि, एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक जो कि भारतीय सार्वजनिक बैंक में रखा जाता है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, एवं पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा बात करते हैं पंजाब एवं सिंध बैंक, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। जो चीज़ें नया सीख रहे हैं, पंजाब एवं पंजाब एवं सिंध बैंक जो कि यह थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा डीप लगता है, इन चीज़ों को अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। तथा इंडियन बैंक एवं केनरा बैंक इत्यादि जो कि भारत में टोटल 12 जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र में इसे रखा जाता है, ठीक है। नीचे एक लाइन दी गई है, विश्व में प्रथम केंद्रीय बैंक स्वरेजिज बैंक जो कि जिसका स्थापना स्वरेजिज रिक्स बैंक की स्थापना जो किया गया था वो 1668 में स्वीडन में किया गया था, मतलब विश्व में पहला बैंक, ठीक है, विश्व में पहला बैंक, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इनको पूछा जाएगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में यह कभी क्वेश्चन नहीं रहता है। एवं बिहार पुलिस जैसे दरोगा जैसे एग्जामों में यह पूछने की कम चांस रहता है, BPSC या UPSC जैसी चीज़ों में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इत्यादि चीज़ें बात करते हैं। अगला बात करते हैं, अगला लाइन हम देखते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ठीक है। भारत में बात करते हैं, अंडरलाइन करिएगा इन चीज़ों को, ठीक है, फिनेजी, लेबॉक्स एवं लैंड क्लब, रूपी सर्कल एवं फेयर सेंट आदि का पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने का कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स है। मतलब ये चीज़ें जितनी फिनेजी, लेड बॉन्ड्स इत्यादि जो कि वेबसाइट है, इन्हीं के द्वारा भारत बैंकों के द्वारा व्यक्तियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। भारत के किन राज्यों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य बात करते हैं, ठीक है, देखिए इन चीज़ों को समझते हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं करते हैं, तो वह सिक्किम एवं गोवा में केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि भारत का कौन ऐसा राज्य है वहाँ पर केंद्रीय एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो सिक्किम एवं गोवा में नहीं है, एवं भारत के सभी राज्यों एवं यूटी में भी अवस्थित है। बात करते हैं भारत के किस व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा शुरुआत की थी, तो वह ICICI बैंक के द्वारा चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की गई थी पहली बार, ठीक है, याद कर लीजिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है, तो नायक समिति का गठन 1993 में किया गया था। एवं बात करते हैं अगला, नाबार्ड किन बैंकों का पुनर्वृत्ति उपलब्ध कराता है, ठीक है, नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। नाबार्ड क्या है, ठीक है, नाबार्ड की बात करते हैं तो ये नेशनल बैंक होते हैं, ठीक है। नाबार्ड जो कि ये किन बैंकों का पुनर्निवृत्ति उपलब्ध कराते हैं, तो ये अनुसूचित व्यापारिक बैंक जो जितने भी होते हैं तथा क्षेत्रीय बैंक जो होते हैं तथा राजभूमि विकास से संबंधित जो भी बैंक होते हैं उनको यह ऋण प्रदान करते हैं, कौन सा, नाबार्ड बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं,
नाबार्ड का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। अन्य बैंकों का अन्य जगह मुख्यालय एवं नाबार्ड का अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, मुंबई में। बात करते हैं बैंकों की पूंजी पर्याप्तता। बैंकों की जो पूंजी पर्याप्तता है, कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है कि मापक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण बैंक की स्थापना विकास, जो कि बात करते हैं वर्ष 1995 एवं 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्था विकास कोष, जो मानी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं, तो वह लेखा जोखा कौन करता है, तो जो वर्ष 1995 से एवं 96 से जो लागू की गई थी ग्रामीण बैंक अवस्था को, जो कि लेखा जोखा का काम कौन करते हैं, तो वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के द्वारा इनका अनुदान किया जाता है, जो कि ग्रामीण अवस्था में जो भी विकास बैंक है स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है हमारे, ठीक है। स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाभिमान कार्यक्रम किससे संबंधित है? बैंकों से संबंधित है। तथा बात करते हैं बैंकों से किन क्षेत्रों किस कार्यक्रमों से संबंधित है स्वाभिमान कार्यक्रम, तो ग्रामीण निर्धनों को, घरों को, बैंकों को, बात करते हैं ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को घरों तक बैंक पहुंचाने के लिए जो योजना चलाई गई थी, तो वह कौन सी? स्वाभिमान कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण निर्धन घरों तक बैंक को पहुंचाना योजना चलाई गई थी, ठीक है। बात करते हैं किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों को 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्त मतलब कैपिटल उनको प्रदान की गई थी, वो नरसिंहन समिति के द्वारा प्रदान की गई थी। किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय जोखिम व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का 9% न्यूनतम पर्याप्तता प्रदान की गई थी, वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? नरसिम्हन समिति के द्वारा प्रदान किए थे। सहकारी साख समितियां क्या है, ठीक है। सरकारी साख समितियां जो कि है इनका ढांचा कैसी है? त्रिस्तरीय है। आगे बात करते हैं गैर निष्पादक परिसंपत्ति क्या है, ठीक है। गैर निष्पादक परिसंपत्ति वह किससे संबंधित है? जो कि विवादों का निपटारा करते हैं, जो जिनका कि गठन 1993 में किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गैर निष्पादक परिसंपत्ति क्या है या बैंक में यह क्या कार्य करते हैं, तो यह न्यायिक संस्था यानी संबंधित विवादों का ये निपटारा करते हैं, जिनका की स्थापना 1993 में किया गया था। हम बात करते हैं अगला ऋण वसूली प्राधिकरण की बात करते हैं। ऋण वसूली प्राधिकरण जो है, ऋण वसूली प्राधिकरण वह कैसी है? जो कि न्यायिक संस्था है, ठीक है। ये बात करते हैं ऋण वसूली प्राधिकरण जो है मतलब डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT किससे संबंधित है? न्यायिक संस्था से संबंधित है। आगे बात करते हैं कर्ज लौटाने के समर्थन में, ठीक है। कर्ज लौटाने को समर्थन होने के बावजूद जानबूझकर अगर कर्ज कोई व्यक्ति अगर कर्ज नहीं लौटाने में ऋण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इरादतन चूककर्ता के नाम से उनको जाना जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर देता है यानी किसी व्यक्तियों पर अगर ऋण है, तो अगर वह जानबूझकर वह ऋण नहीं देता है तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इरादनत चूककर्ता के नाम से उनका वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा अगर ऑप्शन दे देगा कि इरादतन सूचकर्ता किससे संबंधित है, तो यहाँ से अगर ऐसा दे दिया अगर क्वेश्चन में, तो यह संबंधित करिएगा कि ये कर्ज लौटाने वाले व्यक्ति अगर कर्ज लौटा सकते हैं लेकिन वह कर्ज देना ये कर्ज लिया हुआ कर्ज वह देना नहीं चाहते हैं, इसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। केरल देश में, ठीक है, केरल जो कि है देश का प्रथम राज्य है, ठीक है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम बात करते हैं, मंगलम का प्रथम गाँव है जहाँ पर प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया था, ठीक है। केरल एवं कहाँ पर? तमिलनाडु में, जो कि प्रत्येक बैंक में प्रत्येक व्यक्तियों का खाता पहली बार खोला गया था। कहाँ पर? केरल खोला गया था। लेकिन पहला अगर पूछा जाए कि प्रथम ऐसा कौन सा गांव है? मंगलम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में ये खोली गई थी, जिसमें कि ये प्रत्येक व्यक्तियों का जो कि बैंक में खाता खोलने की सुनिश्चित योजना चलाई गई थी। अगला बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गत कराता है, तो ठीक है। स्वर्ण विदेशी मुद्रा, अगर देखिए भारत की जो कि बैंक है, रिजर्व बैंक है, अगर उनसे अगर मुद्रा लेना चाहते हैं, अगर आप उनको वहाँ पर आपके बैंक में खाते में अगर मनी नहीं है, तो आप सोना देकर या तो विदेशी प्रतिभूति देकर, विदेशी मुद्रा देकर आप वहाँ से रिजर्व प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले यानी भारत सरकार का अगर कैश है आपके पास, तो वह भी आप प्रदान कर सकते हैं और वह बैंकों से वह रुपया मांग सकते हैं आप, ठीक है। वर्ष 1920 में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह झांग पंजाब में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास, वर्ष 1920 में भूमि विकास मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वह झांग पंजाब में कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब हम बात करते हैं बैंक की जमा राशियाँ बढ़ने पर
आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बैंक की जमा राशियां अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है। मुद्रा की क्या होती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। मतलब क्या होती है, हर एक व्यक्तियों को जितना चाहते हैं उनको बैंक उनको देते जाते हैं, मतलब मुद्रा देते जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति के संतुष्टि पर की गई थी, इनको अंडरलाइन करिएगा। भारतीय जो कि स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति के संतुष्टि पर की गई थी, वह A.D. गोरावाला समिति जो कि वर्ष 1952 के अनुशंसा पर की गई थी, ठीक है। इनका कब की गई थी स्थापना एवं संतुष्टि की गई थी भारतीय स्टेट बैंक को, A.D. गोरावाला समिति वर्ष 1952 में इनका किया गया था। तब बात करते हैं, अंडरलाइन इन चीज़ों को करिएगा और VVI कर लीजिएगा। एवं बात करते हैं केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्व कार्य कौन सा है। केंद्रीय बैंक का अगर बात करते हैं सर्वाधिक महत्व या कार्य उनका कौन सा है, तो कौन सा कार्य है सर्वाधिक महत्व, देश में पत्र मुद्रा जारी करना तथा पेपर करेंसी जारी करना देश में तथा निर्गम कराना जो कि ये केंद्रीय बैंक का मतलब एक ही काम है, ठीक है। अगला बात करते हैं असंगठित क्षेत्र क्या आते हैं। देखिए असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, जो कि हम लोग सेक्टर की अगर बात करते हैं, भारतीय कृषि के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वह होता है जहाँ पर निर्माण विनिर्माण किया जाता है, निर्माण या खनन किया जाता है, उसको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तथा सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर होते हैं जिसमें विनिर्माण जैसे किया जाता है, यानी कारखानों के जैसे उनमें कारखाना एवं प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को द्वितीय सेक्टर में रखते हैं। तथा तृतीय सेक्टर वह सेक्टर है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे पुलिस, नौकरी इत्यादि जो होती है, ये सभी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत ये सभी संगठित बात करते हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं बैंक का सार्वजनिक महत्वपूर्ण, अगर यहाँ बात करते हैं संगठित क्षेत्र आश्रितता को कम कराने के लिए, संगठित क्षेत्र में आश्रितता को मतलब कम कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। बात करते हैं कि अगर कोई संगठित बात करते हैं, संगठित क्या है, जैसे कोई व्यक्ति 9 बजता है काम पर जाता है, 5 बजता है छुट्टी हो जाता है, तो वह क्या है, संगठित है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो कि ये कम कराने के लिए नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था। वह कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, वह स्व सहायता समूह चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन बात करते हैं SCWA और केरल के कुटुम्बश्री में, जिससे जो कि स्वयं को समूह में सूक्ष्म वित्तीय पोषण प्रशिक्षण इत्यादि दिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। अगला एक लाइन है नीचे, इनको याद करिएगा, ठीक है। शिवरमन सिंह की समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर हमारा हुआ है मुद्रास्फीति एवं बैंकिंग नीति, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो इनको हम देखते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मनी पॉलिसी क्या है, तो इत्यादि चीज़ों को, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो इत्यादि चीज़ों को हम लोग सीखते हैं और बात करते हैं वह स्थिति बात करते हैं वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं का एवं सेवाओं का मूल्यों में असमानता यानी समान स्तर में अधिक वृद्धि होने लगती है, तो वह क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। मतलब इनको हम समझ सकते हैं कि भारतीय बैंकों के द्वारा अधिक मुद्रा छाप दी जाती है एवं अधिक सैलरी दी जाती है, जो कि भारत में या अन्य देशों जैसे होते हैं, जो कि वहाँ पर क्या होते हैं, मुद्रास्फीति देखी जाती है एवं मुद्रा जो कि इन्फ्लेशन कहते हैं उनको, जो कि यही चीज़ें हमारा वेनेजुएला के सरकार के द्वारा किया गया था। वहाँ की काफ़ी मुद्राएं छाप दी गई थी एवं काफ़ी व्यक्तियों का वहाँ पर सैलरी बढ़ा दी गई थी एवं वहाँ पर जो कि एक सामान्य सा ब्रेड का पैकेट जो कि लगभग $200 $300 में मिल रहा था, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लेशन देखी गई एवं इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो क्या होता है, मुद्रा का वैल्यू घटता है, ठीक है। बात करते हैं वस्तु मांग क्या है तथा वस्तु की आपूर्ति तथा वस्तु की कीमत को इत्यादि बोलते हैं। मुद्रा का वस्तु की मांग काफ़ी बढ़ जाना एवं वस्तु की आपूर्ति घट जाना, ठीक है, जिसमें कि मुद्रा अगर स्फीति होती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जिसके पास पैसा हो जाएगा वो हर व्यक्ति चाहेगा कि वह कोई भी सामान वह खरीद ले एवं वस्तु की आपूर्ति, अगर अधिक व्यक्ति खरीदेंगे तो वस्तु की क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी तथा वस्तु की कीमत जो कि काफ़ी बढ़ जाएगी। इत्यादि चीज़ें देखी जाती है अगर मुद्रास्फीति होती है, यानी इन्फ्लेशन देखी जाती है, तो इत्यादि चीज़ें होती है। बात करते हैं भारत में मुद्रास्फीति की दर का माप किस आधार पर की जाती है, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए कि मुद्रास्फीति का दर किस आधार पर की जाती है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक एवं जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर इनको। भारत में मुद्रास्फीति की दर के माप के लिए किस आधार पर की जाती है, तो वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक एवं श्रमिकों के जीवन निर्वाह, मतलब प्रत्येक दिन क्या मतलब व्यक्ति कितना कमा रहे हैं या तो कोई कितना
अर्जित कर पा रहे हैं संपत्ति, तो उन्हीं के अवमूल्यन में भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। हम बात करते हैं औद्योगिक कर्मकारों का। औद्योगिक कर्मकारों की बात करते हैं। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचकांक बात करते हैं, ठीक है। में कौन जारी करता है, तो वह कौन करता है, श्रम ब्यूरो जारी करता है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनके बारे में अगर कुछ उपभोक्ता कीमत सूचकांक अगर जारी करता है तो वह कौन जारी करते हैं, तो वह श्रम ब्यूरो जारी करते हैं इन चीज़ों को। बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स क्या है, का आधार वर्ष क्या है, तो वह 2011-12 रखा गया है, ठीक है। वर्तमान में इनको कब रखा गया, तो वर्तमान में इनको रखा गया है 2018-19 रखा गया है। यहाँ इनको पेन से घेर लीजिएगा, जहाँ पे 11-12 रखा गया है, ठीक है, इनको वर्ष 18-19 कर लीजिएगा। एक करंट का मतलब स्टैटिक का पोर्शन है जो कि सुधारित की गई थी कि 2026 में डाटा आया हुआ है। तब मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी हम बात कर लिए कि अगर मुद्रास्फीति हो जाएगा तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तथा मुद्रा का मूल्य कमी में आ जाएगा, मतलब पैसा का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। फिलिप्स वक्र रेखा क्या है, ठीक है। फिलिप्स ने एक वक्र रेखा दिया था जिसमें उन्होंने मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ाया था एवं बेरोजगारी को दर के मध्य में संबंधित किया था, जिसमें कि अगर फिलिप्स वक्र रेखा अगर ऊपर जाता है मुद्रास्फीति में तो क्या होगा, अधिक मुद्रा देखी जाती है भारत जैसे अन्य देशों में, और अगर अधिक मुद्रा देखी जाती है तो क्या होगा कि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति ज़्यादा पैसा मांगेंगे, जिसके कारण मतलब एक ही व्यक्ति अधिक काम कर लेंगे क्योंकि वह मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। इसमें क्या जाती है, बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बात करते हैं अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक WPI भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक नीति के निर्धारण नामक और अरिजित पटेल के समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। वर्ष 2014 में थोक मुद्रा सूचकांक की बात करते हैं। थोक मुद्रा सूचकांक का जो कि WPI का या किस समिति के द्वारा ये किया गया था, निर्धारित किया गया था, तो अरिजित पटेल समिति के द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। अगला बात करते हैं जो कि सिफारिशों बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI कर दी गई थी, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक का सरकार को किस माध्यम से उधार देती है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक जो होता है तो सरकार इनको किस माध्यम से उधार देती है, तो वह संवैधानिक तरलता अनुपात में के अनुसार उनको माध्यम से उनको मतलब लिक्विडिटी रेशियो के SLR के अंतर्गत उनको ऋण देते हैं। कौन सा, वाणिज्यिक बैंक किसी भी व्यक्तियों को देते हैं अगर, तो ठीक है। भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारी का सबसे महत्वपूर्ण अंत कौन सा है, ठीक है, सावधि जमाएं, ठीक है। अगर जितना भी किसी व्यक्तियों के खाते में अगर सावधिक जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट अगर अधिक रहेगा तो भारतीय बैंक उनको लोन अधिक दे सकती है, जो कि व्यापारिक बैंक भी उनको लोन दे सकती है। आगे बात करते हैं वस्तुओं की संख्या, बात करते हैं कुछ दी गई प्रमुख वस्तुएं एवं ईंधन ऊर्जा जो कि है, ये डाटा जो दी गई है इन चीज़ों को यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है, इन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बात करें वह स्थिति जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मुद्रा संकुचन यानी डिस्फ्लेशन हो जाता है। देखिए जब अधिक मुद्रा हो जाता है हम लोग को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं, तथा मुद्रा घट जाना क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोला जाता है। डिफ्लेशन बोला जाता है कि अवस्था के साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या जाता है, मतलब स्टैग्फ्लेशन उसको मतलब स्कैस्यूफ्लेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। जब मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ता है तथा डिफ्लेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों को मिक्स चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैस्यूफ्लेशन के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति को क्या दर्शाती है, तो गतिहीन स्थिति दर्शाती है। अगर बात करते हैं अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और मार्केट में मंदी भी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, मतलब गति नहीं कर सकती। मतलब बुल और बियर दो शब्द हम यहाँ पर इनको उपयोग कर सकते हैं। बुल जो होता है सांड के नाम से उनको हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में उनको जानते हैं, तथा बियर जो कि काफ़ी सुस्त हो जाती है। सुस्त मतलब वो सुस्त होते हैं, उन्हीं के मतलब चाल ढाल के अनुसार इनको हम लोग मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति यानी डिफ्लेशन या तो स्फीति इत्यादि चीज़ें हम लोग देखते हैं। बात करते हैं ऋण की सीमाओं का परिवर्तन करना साख नियंत्रण किस रीति के प्रयोग के द्वारा संभावित है, वह गुणात्मक साक्ष्य के अंतर्गत ये मतलब क्वालिटेड क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनको समझते हैं। अब स्फीति क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन का कारण क्या है, ठीक है। डिफ्लेशन के कारण बाजार में क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का समान कीमत में असतत गिरावट आ जाती है। मतलब अब स्फीति अगर बोला जाता है तो अब स्फीति में क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं में क्या होता है, वह कीमत में गिरावट आ जाती है। तथा भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में
भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण का प्रावधान किया गया जाता है। इस लक्ष्य में 5 अगर जो कि किया गया था, जो कि पिछले कुछ पहले किया गया था, वो कब किया गया था? 2016 में किया गया था। इससे पहले 5 अगस्त 2016 में किया गया था। मतलब भारत में अगर देखा जाए कि मुद्रास्फीति हो रहा है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही, तो ये भारत सरकार अब तक जो कि 5 वर्षों में ये चीज़ें करती है, जो कि इससे पहले कब की गई थी? वर्ष 2016 में, जो कि 5 अगस्त 2016 को कर दी गई था। 31 मार्च 2021 को की गई थी। एवं जिसमें कि देखा गया कि 4% उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक निर्धारण किया, जिसमें कि प्लस, जो कि अगर देखा जाए कि +4 या +2 -2 अगर रहता है परसेंट, अगर मुद्रा की स्थिति रहती है, तो भारत में देखा जाता है कि यह क्या आता है, मतलब बैलेंस से होता है। ठीक है, जो कि बात करते हैं जिसमें कि अधिकतम 6%, न्यूनतम एवं 2% देखी गई, जो कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, -+2 के 4 के नाम से देखी गई। एवं मुद्रास्फीति के लक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के में अंतर्गत 1 अप्रैल 1921 को एवं 31 मार्च 2026 तक अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों का समान स्तर में रखा है। ठीक है, 2026 को इन्होंने अब ये समान स्तर में रखा है, यानी 2026 का आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया गया था कि यहाँ पर मुद्रास्फीति अभी नहीं हुई है। ठीक है, ये डायरेक्टिव है 2026 तक जारी की गई थी। कब तक? 31 मार्च 2026 तक ये आंकड़ा जारी करके दी गई। ठीक है, अस्थायी मुद्रास्फीति की बात करते हैं, मतलब कोर इन्फ्लेशन क्या है, कि गणना शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को या कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति की समीक्षाएं कितने अंतराल पर की जाती है? ठीक है, वो प्रत्येक 2 माह पर उपरांत पर मौद्रिक नीति की क्या कहते हैं, मतलब कोई भी अगर मौद्रिक नीति बैंक छाप रही है या गवर्नर छाप रही है, ठीक है, तो उनका प्रत्येक 2 माह पर उनका देखा जाता है कि यहाँ पर अब मूल्यन हो रहा है या बहुमूल्यन हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो रहा है, अगर 2 महीना में ये चेक करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? खुला बाजार कार्यवाही और खुला बाजार कार्रवाई क्या है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया गया था? अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। एवं रेपो रेट दर की नियामक किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये भी किसके द्वारा की गई थी? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी। अगला बात करते हैं भारत रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंक की कुल जमा राशि की आरक्षित राशि निर्धारण का क्या कहलाता है? जो भी भारतीय बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास कोई भी अगर बैंक उनको जमा राशि प्रदान करती है तो वह क्या कहलाती है? वह नगद जमा राशि कहलाती है। तथा भारतीय रिजर्व बैंक में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा कौन करता है? वह वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आधार पर उनका किया जाता है। ठीक है, भारत में अगर बात करते हैं तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि या घोषणा वह कौन करता है? तो वो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है एवं उनके आधार पर वह मौद्रिक नीति में कमी एवं बढ़ोतरी को वो बताते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं राज्य की भविष्य निधि के बारे में बात करते हैं, मतलब स्टेट प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं, राज्य की संचित निधि के बारे में, कि अंतर्गत सरकार का जो प्राप्त मुद्रा जो होते हैं किन कोष में जमा किया जाता है? वह सार्वजनिक लेखा निधि में वह जमा किए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इन चीज़ों को। भारत में मुद्रास्फीति का मापन पूछा जाएगा कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन लोकप्रिय माप क्या कहलाती है? वह उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक कहलाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी कोई चीज़ कंज्यूम कर जाए, कंज्यूमर के द्वारा ही यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा यह दर्शाई जाती है। तथा यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इसकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे कि हम लोग मुद्रा का संकुचन करते हैं, समझते हैं। भारत की अगर कोई भी सेवा या कोई भी वस्तुओं में क्या होगा? आपूर्ति अधिक हो जाए, मतलब क्या करते हैं, मतलब पूर्ति नहीं हो रहा है, हो जाए, तथा कीमत में भी काफ़ी गिरावट हो जाए, मतलब वस्तुएं जो है काफ़ी समय से पड़ा हुआ है लेकिन उनका कोई मांग नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उनको मतलब मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट जारी किया गया था। अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों के एवं ग्राहकों को किस दर पर ऋण देते हैं? ठीक है, अनुसूचित वाणिज्य जितने भी बैंक है, मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइबल, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के जितने भी बैंक बनाए जाते हैं, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के किसानों को ग्रहण करने के लिए कौन से ऋण देते हैं? तो वह आधार के अनुसार उनको बैंक देते हैं, आधार कार्ड के अनुसार उनको आधार के रेट
रेट पर उनको बैंक देते हैं, यानी आधार कार्ड के अनुसार उनका मतलब क्या कहता है, जो पूंजीगत एवं भूमिगत यानी कह सकते हैं उनको राजस्व अनुदान के अंतर्गत उनको बैंक के अनुसार उनको ऋण दिया जाता है। किनको? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को। एवं इनसे ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति ये ऋण ले सकते हैं, नहीं, कोई भी बैंक ऋण ले सकते हैं केवल आधार कार्ड जमा करके। ठीक है, अगला बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य की सूचकांक का गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तु एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण, भारत में कर्मचारियों एवं महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार अगर पूछा जाए तो कौन सा? उपभोक्ता की मतलब कैपिटल प्रोविडेंट इंडेक्स के द्वारा ही यह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, विदेशी वाणिज्यिक बैंक उधारी जो कि कौन सी व्यामक है? यह भारतीय रिजर्व बैंक का व्यामक बैंक है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात याद करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का आधार वर्ष आधारिता ऋण प्रणाली समाप्त कर 2016 में सीमांत निधि लगाकर ऋण आधारित लागू किया गया था। ठीक है, इनको समझते हैं। बॉक्स में जो चीज़ें दी गई है, भारत में जो कि आधार दर यानी बात करते हैं जो कि व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है, जो कि एक आधार रखा गया था एवं कितना किन व्यक्तियों को टैक्स रखा जाएगा, तो यह निर्धारण कब किया गया था? यह 2016 में सीमांत निधि सलाहकार लागू करके यह लागू किया गया था। अंडरलाइन करिएगा, जहाँ पर भी आई है इनको याद करिएगा। एक डाटा है, डाटा के अनुसार हम लोग याद करते हैं। ठीक है, इसमें इससे पहले देखते हैं कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, जो जिस आधार पर बैंक किसी व्यक्तियों को ऋण देते हैं। ठीक है, बैंकों को अपने बैंकों को अपने रोकड़ और कुल परिसंपत्तियों के माध्यम से एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो संविधान तरलता अनुपात, संवैधिक तरलता अनुपात उनको कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जो है थोड़ा सा भाषाई सब्जेक्ट है, इन चीज़ों को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, कौन भाषा कहाँ पर उपयोग हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं वित्त क्षेत्रक। देखिए वित्त क्षेत्रक सुधार एवं नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? ठीक है, तो उन्होंने सुझाव यह दिया था कि संविधिक जितने भी तरलता अनुपात हैं, SLR जितने भी हैं, मतलब SLR जितने भी है का नगद आरक्षित अनुपात कम करके वह वित्तीय क्षेत्रक में सुधार लिया जा सकता है। मतलब कहिए कि अगर जितने भी ग्रामीण बैंक में है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर वित्तीय मतलब कहिए कि मनी का मतलब क्या जाता है? उतार चढ़ाव अधिक देखा जाता है। अगर इनको सुधार अगर किया जाए तो क्या किया जाता है? मतलब संविधिक तरलता अनुपात कम करके किया जाए, मतलब ग्रामीण व्यक्तियों को कम ऋण देकर वहाँ पर मतलब कहिए कि वहाँ पर क्या कहते हैं? भेदभाव देखा जा सकता है, मतलब मनी इन्फ्लेशन वहाँ पर कम की जा सकती है। जो किसके सहयोग से या किसके सलाह पर की गई थी? या नरसिम्हन समिति की सलाह पर की गई थी। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR में वृद्धि क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। अगर CRR अगर भारतीय बैंक अगर जारी करते हैं तो मौद्रिक तरलता में कमी आ सकती है। मतलब भारतीय बैंक वो क्या करेगी? मौद्रिक नीति जो कि कहते हैं सिक्का कम छापेगी, उन्हीं को हम लोग तरलता अनुपात में कमी कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? CRR के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट करिएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं मौद्रिक नीति का अध्यक्ष। तथा मौद्रिक नीति समिति MPC के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधित्व होते हैं तथा अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अंडरलाइन करिएगा इन चीज़ों की। मौद्रिक नीति का जो समिति होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 3 सदस्यों का जो कि गठन या तो कहिए कि उनका स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो RBI के प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा की जाती है तथा अन्य 3 सदस्य जो होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, वेयर इन जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है तो उसे क्या कहते हैं? वह फ्लोटिंग दर ऋण रेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें ब्याज की दर क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, उन्हीं को हम लोग फ्लोटिंग रेट करते हैं। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन में प्रभाव हम लोग देखते हैं, उत्पादन लाभ इत्यादि चीज़ें देखते हैं। अगर मुद्रास्फीति अगर बढ़ जाएगी तो देखिए उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रास्फीति में उत्पादन अगर किसी चीज़ों का करें तो उसमें लाभ होगा तथा संकुचन इन डिफ्लेशन में हानि हो जाएगी तथा उपभोक्ता में क्या हो जाएगी? वह हानि हो जाएगी मुद्रास्फीति में एवं लाभ हो जाएगी। ठीक है, एवं बात करते हैं मुद्रास्फीति अगर अधिक हो जाएगी तो कोई व्यक्ति अगर ऋण लिया है तो उनको क्या होगा? उनको लाभ होगा। मतलब मान के चलिए इनको समझते हैं, आपसे कोई व्यक्ति अगर 10 रुपया ऋण लेता है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति में क्या होगा कि मनी का मूल्य घट जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, उनके पास एक समय के बाद बहुत सारे रुपये आ जाएंगे तो क्या होगा कि वह कभी भी 10 रुपये आपको दे सकते हैं, यानी उनको ही लाभ हुआ है। ठीक है, अब वह कब लिए थे आपसे? जब उनको 10 रुपये का काम था, जो कि वह काफ़ी ज़रूरतमंद उनको था, एवं 10 रुपये का वैल्यू अधिक था तब लिए थे। तथा देनदार को क्या होती है? हानि होती है। एवं ऋणदाता को क्या होती है? हानि होती है तथा लेनदार को क्या होता है? लाभ होता है। तथा
निर्यात करने वाले व्यक्तियों का मुद्रास्फीति में क्या होता है, कमी आती है तथा मुद्रा डिफ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है तथा आयात अगर कराते हैं तो मुद्रास्फीति अगर अधिक है तो उसमें वृद्धि देखी जाती है तथा समान कुंचन में क्या होती है, कमी होती है। इत्यादि चीज़ें हम लोग रेट कर सकते हैं मार्केटिंग में। इसमें कभी ये चीज़ें डाटा इतना डिफ्लेशन नहीं दी जाती है और यहाँ से जो कि डाटा है करेक्टली है, और जबकि हम कह सकते हैं कि इनको जो भी चीज़ें यहाँ पर है इतना ही रहा और इम्पोर्टेंट जितना भी रहा हम इनको क्लियर कर चुके हैं। नीचे एक लाइन दी गई है, CRR तथा SLR में सम्मिलित रूप से आरक्षित अनुपात मतलब रिवर्स रेपो रेट तथा अथवा RBI की निगमित नीतिगत अनुपात के अंतर्गत देखिए जो भी चीज़ें लिखी गई थी कुछ मतलब नहीं होता इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों के लिए आप इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और इकोनॉमिक्स अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है तो इससे हम अगला कल मिलते हैं, ठीक है।